नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले एक दुखद खबर आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का आज निधन हो गया। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। विनोद दुआ जी को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। इस काफ़ी दिनों से बीमार थे और इस खबर की पुष्टि उनकी बेटी ने की है। आज एक दुखद खबर पत्रकार जगत के लिए है और विनोद दुआ जो हैं वो जाना माना चेहरा, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। उनका इस ढंग से बहुत कम उम्र में 67 ईयर्स ओल्ड, 66 साल पूरा हुआ था उनका, 67वें साल में थे। उनका चला जाना एक बड़ी क्षति है। खैर चलिए आगे बढ़ें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक डायलॉग या कहें तो बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस बयान की तरफ आपको ले चलते हैं और वो बयान इस ढंग से है, डायलॉग जो है जिसके बारे में हमेशा कई बार चर्चा होती है। डायलॉग इस प्रकार है कि कुछ राजनीतिक दल भेद करके एक तबके के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि हम सभी के लिए योजनाएं बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें किस दल पर एक तबके के लिए भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, तो जहन में पहला नाम भाजपा का ही उभरेगा, क्योंकि इस देश में धर्म की राजनीति करके सत्ता हासिल करने में अगर कोई दल सफलता हासिल कर पाया है तो भाजपा ही है। आपको बता दूं कि वोट बैंक की राजनीति वाला आरोप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उत्तराखंड के दौरे पर थे और अब जल्द ही वहां चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड भी है, 5 राज्यों में जो है उत्तराखंड भी है। तो इस तरह बार बार प्रधानमंत्री के दौरे होंगे ही और विकास की बड़ी बड़ी बातें भी होंगी। मोदी जी ने आज यही सब उत्तराखंड में किया है। उन्होंने आज देहरादून से 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने केवल समय बर्बाद किया, इस पहाड़ी राज्य के लिए कुछ नहीं किया। इसी दौरान पीएम ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल भेद करके एक तबके के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सच में कमाल का मजाक कर लेते हैं हमारे पीएम। पिछले 5 सालों से उत्तराखंड में भाजपा की ही सरकार है और पिछले कुछ महीनों में तो 3 बार मुख्यमंत्री और 1 राज्यपाल भी भाजपा ने उत्तराखंड में बदल दिए। अब जब सत्ता के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो नई परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है और निशाने पर है कांग्रेस, जिस पर आरोप है कि उसने यहां के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी की ये बेचैनी समझी जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड हो या यूपी, बीजेपी को अपना जनाधार खिसकता हुआ महसूस हो रहा है। यूपी में भी मोदी जी अब लगातार रैलियां और सभाएं करने वाले हैं और इस दौरान वो किस तरह से अपने वोट बैंक को जोड़ने वाले हैं, इसकी झलक यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दे ही रहे हैं। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इस ट्वीट के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लुंगी छाप और जालीदार टोपी वाले गुंडों से बीजेपी ने दिलाई निजात। दरअसल भाजपा के लोग अच्छे से जानते हैं कि इस विभाजनकारी रणनीति से ही पार्टी का भला हो सकता है। इस बीच किसानों को साधने की कोशिश में भी सरकार यानी मोदी सरकार लगी हुई है, क्योंकि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो और सारे किसान अपने घर लौट जाएं तो भाजपा के लिए फिर वोट की खेती करना आसान होगा। हालांकि किसानों ने इस बार भाजपा को यह सबक तो सिखा ही दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम के विवाद में अपने हितों का नुकसान नहीं होने देंगे। भाजपा के सामने अभी कोरोना काल की गलतियों का हिसाब देने की भी चुनौती है, जिसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता। खासकर यूपी के हालात काफी गमगीन रहे। मोदी सरकार अब तक कोरोना में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, जिस वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरा है। इधर ममता बनर्जी को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सलाह दी है कि कांग्रेस और यूपीए के बिना कोई विपक्षी एकता नहीं रहेगी। लेकिन देखना होगा कि अखिलेश टीएमसी के साथ कितनी दूरी या कितनी दूर तक जा सकते हैं। दूरी तो दूर की बात है, कितनी दूर तक चल सकते हैं, जा सकते हैं टीएमसी के साथ, खासकर तब जबकि गौतम अडानी के साथ ममता बनर्जी की फोटो इन दिनों काफी चर्चा में है। ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी बातों को संदेह से अब देखा जा रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या अखिलेश किसानों को नाराज करने का जोखिम उठा पाएंगे, उठा सकते हैं।
तो आगामी विधानसभा चुनाव के पहले देश की तमाम राजनीतिक हलचलों पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं और कौन किस ढंग से वोट बैंक की खेती करने की जुगत में लगा है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे परिचय आपका करवाऊं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथी गणेश पाठक जी, और चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं राजकुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और दिल्ली से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बुशरा खानम जी, और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और साथ साथ आप तमाम दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सबका, साथियों जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप जैसा जानते हैं कि आप अपनी विचारों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए लिख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बातें आपकी जो हो वो मुद्दों से न भटके, यानी मुद्दों पर आधारित हो। और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वोट बैंक की खेती, और ये खेती कौन कर रहा है, कौन सी पार्टियां कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। शुरुआत में आपने सुना जो बातें हमने रखी यहाँ पर, वो किसानों से लेकर के और अलग अलग ढंग से, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब उत्तराखंड में थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर भी हम चर्चा और यहीं से शुरुआत करते हैं। और यहां से होते हुए ममता बनर्जी की बात भी करेंगे, अखिलेश यादव की बात भी करेंगे, गौतम अडानी को, या गौतम अडानी किस ढंग से ममता बनर्जी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उन्हें, वो भी देखने समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में किसानों ने किस प्रकार अभी तक अपने आंदोलन को खत्म न करने की जो बातें रखी हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। और 5 साल बीतने को है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की याद उन्हें क्यों आ रही है, जरा सुन लेते हैं। साथियों, समय के साथ हमारे देश की राजनीति में अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है, और आज इस बारे में भी मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ बात बताना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो, या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं, और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है, और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ, ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में हुए कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों के लोगों ने भी ये सोच पैदा कर दी कि सरकार ही हमारी माई बाप है, अब जो कुछ भी मिलेगा सरकार से ही मिलेगा, तभी हमारा गुजारा होगा। लोगों के मन में भी ये घर कर गया। यानी एक तरह से देश के सामान्य मानवी का स्वाभिमान, उसका गौरव सोची समझी रणनीति के तहत कुचल दिया गया, उसे आश्रित बना दिया गया। और दुखद ये कि ये सब करते रहे
और कभी किसी को भनक तक नहीं आने दी। तो सीधे गणेश जी आपके पास, आप बहुत नजदीक से आज देख रहे थे इस पूरे कार्यक्रम को, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को, और प्रधानमंत्री अपने अंदाज में भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन अब 4.5 साल ही नहीं, अब 5वां साल अब लगने को है। 2 महीने बाद चुनाव की घोषणा, या हो सकता है महीने भर बाद चुनाव की घोषणा हो जाए। चुनाव सामने सिर पर है और अभी भी कोसना जो है वो विपक्षी दल, वो भी कांग्रेस को बिना नाम लिए ही सही, लेकिन कोस तो रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति की बात हो रही है, तो वोट बैंक की राजनीति आखिर राजनेता ना करें तो कौन करे, राजनीतिक दल ना करें तो कौन करे भाई। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तो वोट बैंक के लिए ही हैं। लोकतंत्र में वोट बैंक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। और ऐसे में एक आप याद कीजिए गणेश जी की, अभी कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी गए हुए थे, उत्तराखंड की यात्रा पर थे, तो सड़कों पर नमाज की बात भी उन्होंने कही थी। ऐसी बातें कह करके कौन किस ढंग की राजनीति और कैसी फसल उगाना चाहता है और क्या बोलते हैं उत्तराखंड के लोग, जरा आपसे समझना चाहूंगा। जी राजीव जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए, 21वीं सदी का जो भारत है, 21वीं सदी में जो हैं, इसमें कुछ अजीब घटनाएं भी हो रही हैं। वो प्यारी भी घटनाएं हैं, वो सामाजिक विध्वंस की भी हैं, उसमें धर्म भी है, उसमें अधर्म भी है, उसमें कई चीजें हैं, कई चीजों का घालमेल है। आप देख रहे होंगे कि पहले की जो राजनीति होती, जो आपका 90 के दशक के पहले की राजनीति थी, उस राजनीति में, जब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बात शुरू करूं, पता था कि जब लड़का किसी का लड़का जब फर्स्ट डिवीजन टॉप करता था, लोग उसको बधाई देते थे, तो उसके माँ बाप कहते थे ना ना ना, ये पढ़ने लिखने में ऐसे ही है, सुस्त है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये खराब की वो आते, ताकि मतलब उस पर नजर न लग जाए, या मतलब जो भी था उस समय। आज बच्चा फेल हो रहा है और माँ बाप कह रहे हैं कि उसने टॉप किया है। ये एक जो मतलब परिदृश्य दिख रहा है आपको, वो भी राजनीति का ही दिख रहा है। आप उसमें आज का देहरादून की मोदी जी की जनसभा को देख सकते हैं, या अमित शाह की जनसभा को देख सकते हैं, या तमाम लोगों का देख सकते हैं जो प्रगतिशील हैं या नहीं हैं। ये राजनीति का एक बड़ा फंडा हो गया है कि आप जो है कुछ मत करिए और बोल बहुत दीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा। ये एक बड़ी मतलब देश के लिए, भारत के लिए, कम से कम धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए लोगों को चिंतित होना चाहिए। अब आप देखिए कि इस महीने के आखिरी में यहाँ पे आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। सरकार को अपना एजेंडा लेके जाना चाहिए था लोगों के बीच में। आज हमें विश्वास था कि मोदी जी अपना एजेंडा रखेंगे, आने वाले 5 साल के भीतर वो क्या और करेंगे, इन 5 साल के भीतर उन्होंने क्या किया। लेकिन उन्होंने इसको तो कहा, उन्होंने बहुत कुछ तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन वो पूरी तरह से एक विभेदकारी, विभाजनकारी राजनीति पर उन्होंने अपने को केंद्र रखा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाना बहुत जरूरी है। अब मतलब माना कि सपोज करिए उनका अगर ये आरोप कांग्रेस पे ही था, हालांकि उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, और कांग्रेस ने किस धर्म खास के लिए लोगों के लिए किया, तो अगर उसी के लिए अगर उन्होंने किया तो जाहिर है कि उन्हीं के इलाकों में विकास होना चाहिए था। अगर जिस धर्म और उसकी वो बात कर रहे हैं वो आज भी पिछड़ा है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, कुपोषण के शिकार हैं। अगर आप पूरे उत्तराखंड को देखें तो पहाड़ी परिप्रेक्ष्य का राज्य था। इसका जो ज्योग्राफिक है पहाड़ी है, इसकी जो परिकल्पना थी एक पहाड़ के विकास के लिए थी। लेकिन वो पिछले 20 साल में जो 20-21 साल का जो सफर तय हुआ, उसमें जो पहाड़ का जो एजेंडा था, पहाड़ के लोगों के लिए जो एजेंडा था, वो एजेंडा कहीं नहीं आया, उस नहीं करता है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में उसकी कोई बात नहीं की। उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से इसको पूरी तरह से विभाजनकारी, विभेदकारी राजनीति के साथ जोड़ने का काम किया है। इसको इसी तरीके से देखने की जरूरत है। बिल्कुल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, भाषण तो हम सुनते हैं, लेकिन वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और साथ में बुशरा खानम भी जुड़ी हुई है। बुशरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को हम सुन रहे हैं और लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी आदित्यनाथ के भाषण को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को, इन तमाम लोगों के भाषण के टोन को अगर आप देखें
हमें पहले से ज्यादा तीखा भाषण और पहले से ज्यादा विभाजनकारी भाषण अब सुनने को मिल रहा है। और खासकर उत्तराखंड में तो बहुत कम दिखाई दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी दूसरी बार गए, पहली बार केदारनाथ की यात्रा पर थे और आज उसके बाद 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, इन सब को लेते हुए, इन सब को बताते हुए और सौगात की जो बातें होती हैं चुनाव से पहले, वो सब करते हुए देहरादून में दिखाई दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां तो आपकी तरफ भी रहती हैं। ये कहावत ही नहीं है, ये सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके पद की गरिमा भी है, लेकिन और ऐसे ही उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी होती है, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी होती है। ऐसे में जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की बोली, जिस प्रकार का भाषण हम सुन रहे हैं, और उसमें कि सड़कों पर नमाज पढ़ने यहाँ की बात होती थी, अब जो है, या अब लुंगीधारी और जालीदार टोपी की बात हो रही है, ये जो विभाजनकारी बातें हैं, इसको लेकर के 2021 में हम 2014 नहीं, 2017 नहीं, 2019 नहीं, 2021 में अब हैं, दिन पर दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो तमाम बातें जो हैं वो खुलकर, क्या आपको लगता है कि अब की जो जनता है, अब के जो वोटर्स हैं, वो इन चीज़ों में अब भी उलझने वाले हैं? क्या पहले से ज़्यादा ऐसी बातों को समझने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, या अब धीरे धीरे लोग इन चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से पार्टियों को चुनना चाहते हैं? क्या देखती हैं? आप भी पत्रकार हैं, सारी तमाम चीज़ों को आप देखती रही हैं, समझती रही हैं, इसलिए ये समझना मैं भी चाहता हूं कि आप क्या समझती हैं और क्या देख रही हैं, और ऐसे भाषणों से क्या कुछ हासिल होता है समाज को? देखिए राजीव जी, डबल इंजन की सरकार की बात जो है बार बार, चाहे मैं अमित शाह की बात करूं या फिर नरेंद्र मोदी की बात करूं, वो लगातार करते आए हैं। उत्तराखंड की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कि वो डबल इंजन की बात करते हैं। अगर वाकई में डबल इंजन ने डबल इंजन की तरह काम किया होता तो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे होते, जिसका वो दम भरते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो ठीक उलट है। चाहे अमित शाह का आप वो बयान देखें, जहां पर वो ये कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो किस तरह से उन्होंने हाईवे पर उनका काफिला जो है रुक गया, पूछा तो वहां पर नमाज हो रही थी। या फिर लुंगी और जालीदार टोपी की बात की जाए, या अमित शाह जब आजमगढ़ में जाकर जैम की बात करते हैं, जिन्ना आजम खान और मुख्तार अंसारी की वो बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो अब्बा जान भाईजान की बात करते हैं। जिन्ना प्रेम जो है उनका खत्म ही नहीं हो रहा है। जितनी बार बात जिन्ना की बीजेपी करती है, शायद पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी इतना नहीं करते होंगे। तो आप इसको ये समझिए कि किस तरह से जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, आप इस तरह के बयानों में सिर्फ इजाफा ही देखने के लिए आपको मिलेगा। अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो परेशान नहीं है। कोरोना मिसमैनेजमेंट आपने देखा, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो टॉप एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, किस तरह से सरकार उन्हें कराने में पूरी तरह से विफल रही है। बेरोजगार सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, अध्यापक सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, जो मध्यम वर्ग है वो परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो परेशान नहीं है? डबल इंजन की बात की जाती है, लेकिन आप ये देखें कि राजनीति जो जमीन है, चाहे उत्तराखंड की, आप ये देखें कि ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले 5 सालों में एक ट्रांसफर भी नहीं वो करवा पाते थे अपनी मर्जी से। उनकी हैसियत वो बनाकर रख दी गई थी। अब वो स्टूल से दरअसल कुर्सी की तरफ जाना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये उनकी जो जल्दबाजी है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए साफ तौर पर देखी जाती है, जिस तरह के बयान वो लगातार दे रहे हैं। ये भी समझना चाहिए राजीव जी कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो इस तरह की सियासत में यकीन रखता है बंटवारे की, हिंदू मुसलमान की, या फिर जो तालिबान, अफगानिस्तान, जिन्ना, पाकिस्तान, इस तरह तमाम चीजों पर जो बंटता है, वो तो उनका कोर वोट बैंक है ही, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर अमित शाह प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के लीडर्स अगर वो ये समझते हैं कि 7 साल केंद्र में, 5 साल उत्तराखंड में और 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रहने के बाद वो अभी भी इस तरह के मुद्दों से अपनी तरफ और ज्यादा वोट बैंक को खींच लेंगे, तो उन्हें कांग्रेस की
और उन्हें समाजवादी पार्टी की वो तमाम रैलियां देखनी चाहिए जो उनके गढ़ में की जा रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बुंदेलखंड में जब अखिलेश यादव की रथ यात्रा वहां पर पहुंची थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां पर जो हुजूम देखने के लिए मिला उससे कहीं ना कहीं माथे पे पसीना जरूर आया है बीजेपी के। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुट्ठी भर किसानों को, जिनको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, आईएसआई एजेंट कहा गया, फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन उनका किया गया, किस किस तरह की बातें की गई, पूरा जो उनका गोदी मीडिया है जो मैनेज करते हैं वो तमाम लगा दिया गया। उसके बाद भी सरकार को झुकना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा और ये कहा कि तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अमित शाह बात करने के लिए तैयार हैं, उनकी जो मांगे हैं उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि वो सरकार जो ये कहती है कि हमने जो कह दिया हम उस पर अडिग हैं, उससे वापस नहीं आएंगे, तो आप ये देखिए कि कैसे वो उन चीजों पर वापस आ रही है। लैंड रिफॉर्म की बिल की बात करें, किसानों की बिल की बात करें, या फिर सीएनआरसी को लेकर भी आप ये बात करें, क्योंकि बात यहाँ पर विभाजनकारी राजनीति की हो रही है तो सीएनआरसी की बात करना भी जरूरी है। अभी हाल ही में जिस तरह से सवाल पूछा गया था एक लोकसभा सांसद की तरफ से, हिबेडन की तरफ से, तो साफ तौर पर यह बताया गया सरकार की तरफ से कि दरअसल किस तरह के नियम है और किस तरह के आगे सीएनआरसी को लेकर राष्ट्रव्यापी किस तरह से इसको लाया जाएगा, उसको लेकर अभी कोई सरकार का प्लान नहीं है। लेकिन आसाम से लेकर पश्चिम बंगाल में इसको लेकर राजनीति की जाती है और जब आसाम में विधानसभा चुनाव होते हैं तो संकल्प पत्र से सीएनआरसी गायब हो जाता है। तो आप ये देखें धीरे धीरे करके जिसको लेकर राजनीति बीजेपी करती रही उस पर किस तरह से वो लगातार बैकफुट पर आती जा रही है। आप कितना भी हिंदू मुसलमान करें, जब आप इलेक्शन में उतरते हैं तो आपको विकास की बात करनी ही होती है, चाहे दिखावे के लिए ही सही। बिल्कुल सही कह रही हैं, विकास की बात करनी ही होती है चाहे दिखावे के लिए ही सही। और यही बात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पे लोग बोल रहे हैं। राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल हैं वो बोल रहे हैं कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं लोग भी, जनता पूछ रही है कि आखिर वो विकास है कहां। खैर, तो विकास की बातें होती रहेंगी, लेकिन एक बात और भी जो अभी बुशरा खानम बोल भी रही थी, डबल इंजन की सरकार। ये राजकुमार सिंह जी, आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज बीच बीच में कटे नहीं, लेकिन फिर भी डबल इंजन की सरकार कह करके ये दावा करके मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो ये कहने की कोशिश करती है कि जब यही विकास की बात होगी, विकास की गाड़ी बहुत तेज दौड़ेगी अगर केंद्र में भी हमारी सरकार और राज्यों में भी हमारी सरकारें रहें तो। लेकिन यहां तो आप देखिए कि डबल इंजन की सरकार को कई जगह अपने ड्राइवर को बदलना पड़ रहा है। आखिर ड्राइवर बार बार क्यों बदल रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री बार बार क्यों बदल रहे हैं। उत्तराखंड में आपने एक नहीं तीन मुख्यमंत्रियों को बैठा दिया, राज्यपाल तक बदल दिए। आप याद कीजिए कर्नाटक में आपने केंद्र प्रकार सरकार तो अपने हथियाना ही कहेंगे, हथिया ली, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आप मुख्यमंत्री बदलना उत्तर प्रदेश में भी चाहते थे, नहीं बदल पाए। तो ये जो बातें हैं, आखिर ये जो बातें हैं, जनता आप पर भरोसा क्यों करे, सवाल तो उठता है राजकुमार सिंह जी। राजीव जी, मैं दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये सोच जो है कि राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो तभी विकास होता है, मुझे लगता है जिस तरह का संघीय ढांचा हमारे देश में है उसकी मौलिक सोच के विरुद्ध है। हम संघीय ढांचे की हैं तो विभिन्न दलों की सरकारें होती है, विभिन्न विचारधाराओं की सरकारें हो सकती हैं, जिन राष्ट्रीय हित के और विकास के मुद्दों पर एक सहमति के साथ काम करना चाहिए। तो ये शर्त लगाना कि दोनों जगह एक ही दल की सरकार होगी तभी विकास होगा, ये अनुचित है। दूसरी बात, जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, उदाहरण आपने भी दे दिए। उत्तराखंड में तो चंद महीने में 3 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़े, कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री 2 साल बाद बदलने पड़े, उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज चर्चा थी साल के शुरू में कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, नहीं बदले गए, उसके भी बहुत सारे कारण बताए भी जा रहे हैं। और गुजरात में तो आपने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। तो ये दावा कि डबल इंजन की सरकार से ही विकास होता है, ये मुझे लगता है बहुत तार्किक भी नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर एक ही दल की सरकार है तो नेताओं में और सरकार के स्तर में एक बेहतर तालमेल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति भी अपने आप में लोकतांत्रिक दृष्टि से
दूसरी बात जो आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। वो पहले से ये लग रहा था, जिस बात की आशंका है। राजकुमार जी आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज एक्चुअली आप ट्रेवल कर रहे हैं, आवाज समझ रहा हूँ कि जी आती जाती रहेगी, और कोशिश हमारी यही रहेगी। जी अभी आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल जी। मेरा कहना था, जहां तक विकास का सवाल है, हम बहुत जल्दी कुछ चीजों को भुला देते हैं। जहां तक धार्मिक मुद्दों का सवाल है, संप्रदाय विशेष के मुद्दों का सवाल है, वर्ग विशेष के, जाति विशेष के मुद्दों का सवाल है, तो ये बीमारी भारतीय राजनीति में आजादी के कुछ समय बाद शुरू हो गई। इसके लिए हम आज किसी एक दल को दोष दिलें तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं अतीत में भी। बहुत पीछे मत जाइए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने भी जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक था या जो टारगेट ऑडियंस था, उनको टारगेट करके कुछ योजनाएं चलाई, कुछ घोषणाएं भी की। वो दबी जुबान में होती थी, ये ठोक बजाकर कहते हैं। ये अपनी अपनी राजनीतिक शैली है। दूसरी बात, मेरा एक सवाल और है कि अगर बीजेपी से पहले की सरकारों ने, नरेंद्र मोदी के से पहले की ने बहुत अच्छा काम किया होता, तो एक सवाल का जवाब मैं जरूर चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट भी अगर कुछ राय दे पाए अपनी, मुझे सही कर पाए, कि 1984 जो पार्टी 2 सीटें लेके आई थी, वो 2014 में हो जाती है, 2019 में 303 हो जाती है, और 1984 में जिस पार्टी की 413 सीटें थी कांग्रेस की, वो 2014 में 44 हो जाती है, 19 में 53 तक पहुंच पाती है। आखिर कहां गलती हुई है? तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निशाना साधने से बेहतर यह होगा कि सब अपना अपना आत्मविश्लेषण करें। अभी हाल में किसानों की बात हुई है। दूसरी बात, अगर किसान 3 कृषि कानून तक बहाना बन गए, तात्कालिक कारण बन गए, जिसके चलते इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, अगर 4-5 साल का देख लें तो लगातार राज्यों में किसान आंदोलन चलते रहे हैं और मूल्य भी नहीं मिल पाता। कृषि आज की तारीख में वाइबल नहीं रह गया है। लोगों का तेजी से कृषि से मोह भंग हो गया है। दूसरी बात, बेरोजगारी का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अशिक्षा का सवाल हो, ये आज के सवाल नहीं है। ये हमको समय समय पर ज्यादा विकराल रूप में नजर आते हैं। मानना यह पड़ेगा कि किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी चाहिए थी, वो नहीं की। और जब आप ऐसा काम नहीं करते हैं, तब मैं अब उस मुद्दे पर आता हूं जिसकी बात आप कर रहे थे। तब आपको चुनाव से पहले मुद्दे खोजने पड़ते हैं, गढ़ने पड़ते हैं, जिससे आप अपनी नाकामियों को छुपा सकें और लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करके अपने हित में वोट में तब्दील कर सकें। जी बुशरा खानम जी कुछ जोड़ना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं बुशरा खानम जी? जी राजकुमार जी जितना सरल बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं चीजों को, चीजें उतनी सरल नहीं है। अगर हम ये कहें कि पिछली सरकारों ने क्या किया और इन सरकारों ने क्या किया, और उसको अगर लेकर अभी हम बैठेंगे, तो यही तो दरअसल अभी हाल की सरकार कर रही है। अभी आप ये देखिए कि हमें ये देखना है कि जिन्होंने 5 साल राज किया उस राज्य पर, या फिर जो केंद्र में 7 साल से काबिज हैं, हमें सवाल उनसे पूछने हैं कि भाई जो आपने वादे किए थे, जिन मुद्दों को लेकर आप आए थे, अगर कांग्रेस में खामियां नहीं होती तो 2014 और 2019 में बैक टू बैक बीजेपी को नहीं चुनती जनता। और ये भी हमें देखना चाहिए कि कितने फीसद जनता ने दरअसल बीजेपी को 2014 में जब थंबिंग मेजॉरिटी थी, या 2019 में चुनकर भेजा, तो उस परसेंटेज को भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। और ये नहीं सोच लेना चाहिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पूरे मुल्क ने एक तरफा जो है उनको वोट दिया। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना बेहद जरूरी है कि लगातार
आप 7 साल सत्ता में रहते हैं, 5 साल राज्यों में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप पुरानी सरकारों को ही कोस रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया या 5 सालों में उन्होंने क्या किया। आप उस पर बात कीजिए कि आपने क्या किया और आगे आप क्या करने जा रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है। आपको इसीलिए चुना गया क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं की ठीक से काम, इसलिए आपको चुनकर भेजा गया। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आपको लाते ही नहीं, उनको ही कंटिन्यू किया जाता। तो सरकार में खामियां थी, इसीलिए आपको चुना। तो अब आपको ये बताना चाहिए कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, ना कि ये आपको बताना चाहिए कि जालीदार टोपी और जो लुंगी पहने थे वो बंदूक लेकर घूमते थे। एक तस्वीर भी शेयर करनी चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह की कि वो तस्वीर भी तो होंगी उनके पास कम से कम इस तरह की। या अमित शाह को जब उन्होंने ये कहा था कि हाईवे रोक दिए जाते हैं, उसकी तस्वीर या कोई वीडियो ही वो शेयर कर देते। हवाई बातों से, विभाजनकारी राजनीति से समाज को बांटना, उस मुल्क को बांटना जो इस गंगा जमनी तहजीब के लिए दुनिया में जाना जाता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए दुनिया में जाना जाता है, हर रोज उसको किस तरह से तार-तार किया जा रहा है। आप ये देखिए राजीव जी कि गुड़गांव को भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि अब हर जुमे को आप ये देखें कि वहां पर क्या होता है। हर जुमे को आप ये देखिए क्या होता है। क्या इससे पहले क्या रोड पर या किसी पार्क में या किसी जगह पर क्या नमाज नहीं होती थी? क्या अभी भी जब माता की चौकियां होती हैं तो क्या वहां बाहर नहीं लगती हैं? क्या रामलीलाएं नहीं होती हैं? क्या इस तरह की चीजें नहीं होती हैं? क्या ये सब बंद हो गया है? हमारा मुल्क ही ऐसा है। वी आर अलाउड कंट्री। हमें हमारे यहाँ की शादियां, हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के जिस तरह के हमारे रीति रिवाज है, सब चीज हमें शोर शराबा हो हल्ला ये पसंद है, तमाम चीजें ये होती हैं। नमाज जो कि शांतिपूर्ण तरीके से 15-20 मिनट में अदा कर दी जाती है, उसको लेकर और फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब आप उन गुंडों पर पाबंदी नहीं लगाते हैं, उन गुंडों को जेल में नहीं डाला जाता है। जब आप ये देखें कि अभी हाल ही में देखें कि आप नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ और वहां पर 102 लोगों पर सिर्फ ये पोस्ट करने के लिए यूएपीए प्रसाद की तरह से बांट दिया जाता है और इन जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। और फिर आप विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा जो में बैठे हुए हैं, जिनको सत्ता दी गई, ना सिर्फ केंद्र, राज्य में भी आंसरेबिलिटी उनकी बनती है। बहुत सारी बातें हैं और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 7.5 साल हो गए और 7.5 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे तब आपने जो बातें कही थी और जब उस समय तो बिल्कुल सही है, सटीक है कि आप उस समय की जो सरकार थी उस पर आप उंगलियां उठाते थे। लेकिन अब 7.5 साल बाद या अगर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात करें या इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान अब जब जा रहे हैं आप, तो 5 साल में आपने क्या कुछ किया इसकी बात करिए, इसका बखान कीजिए और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये हमने जो किया है ये आप एक जो पिछली सरकारों ने क्या कुछ किया था और उससे हमने कितना ज्यादा किया, ये सब दिखाने जो तुलनात्मक बातें जो रखी जाती हैं वो आप रखिए। लेकिन यहां वो ना रख करके आप सीधी बात, आज भी आप 70 साल से लेकर के और 7 साल पहले की बातें करेंगे तो जनता भी जागरूक है और हम लोग बातें उसी पर कर रहे हैं। अमरेंदु उपाध्याय जी, लेकिन यहां एक बात महत्वपूर्ण और भी है, केशव प्रसाद मौर्य जो बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, चुप रहे पिछले 5 साल 4.5 साल तक। अब उनके 2 बयान बहुत ही महत्वपूर्ण बयान इसलिए हैं क्योंकि जिस पिच पर भाजपा खेलना चाहती है चुनाव के समय, उस पिच को तैयार करने की शायद जिम्मेदारी मिल गई है केशव प्रसाद मौर्य को। इसलिए वो 2 दिन पहले कुछ और बयान देते हैं, मथुरा काशी की बात करते हैं और अब लुंगी और टोपी की बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है और जिस तरीके से वहां लोगों को बढ़ावा मिलता है, उनके नेता जिस तरीके से जन्म लेते हैं कहा जाए, जिस तरीके से बनते हैं उनके यहाँ नेता, जो उनकी प्रक्रिया है नेता बनने की, उस प्रक्रिया में जाहिर सी बात है कि जो जितना ज्यादा उग्र होगा, चाहे भाषा के मामले में और चाहे काम के मामले में, वो उतना बड़ा नेता वहां साबित होगा। और जिस तरीके से वहां लोगों को पद मिले हैं, लोग पहुंचे आगे क्रियाकलाप की, वो सब उनके काम आई है। केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 बड़े नेताओं से ये प्रेरणा और ये सीख ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अब वो उस प्रक्रिया में जो है आगे बढ़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पिछली बार मुख्यमंत्री बनने से छूट गए थे,
क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ समाज का विभाजन करने की क्षमता रखते हैं, वो क्षमता उसमें केशव प्रसाद मौर्य के अंदर नहीं थी, और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। योगी आदित्यनाथ जो थे वो समय मुख्यमंत्री बन गए। लालकृष्ण आडवाणी जी बहुत अच्छे, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे और बहुत अच्छे समाज के विभाजक थे। डिवाइडर इन चीफ जिनको आज कहा जा रहा है, उनसे पहले डिवाइडर इन चीफ जो थे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे। हमको याद है और आपको भी याद होगा और इस पैनल में से तमाम लोगों को याद होगा, लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा होती है, जिस जिस जगह से निकल के गई अपने पीछे विनाश के गहरे दाग छोड़ती चली गई। नरेंद्र मोदी जी की पहचान सरकार में आने के बाद बनी, और जिन कामों के लिए पहचान बनी वो काम लालकृष्ण आडवाणी बिना सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए कर सकते थे, और ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते थे, और पूरे देश भर के पैमाने पर कर सकते थे। लेकिन 2002 के गुजरात में नरेंद्र मोदी को आडवाणी जी से बड़ा साबित जो था एक तरीके से कर दिया। मुझको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस रास्ते पे अब शुरू हुए हैं चलने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई चीज लेकर के आ गए हैं, वो कुछ नया लेके नहीं आया है। ये जो झगड़ा असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है कि कौन बड़ा, तो ये खुद को एक बड़ा करने की जो है वो एक कोशिश है। तो स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश में कि योगी जी जो है वो क्या भाषण देंगे, योगी जी क्या समाज को विभाजित करेंगे, मैं उनसे ज्यादा कर सकता हूं, और मैं उनसे बड़ा दावेदार हूं मुख्यमंत्री पद का हूं। तो मुझे लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक आधा और कोई नाम भी जो इस तरीके से आएंगे, जो अब इस तरीके की भाषा और इस तरीके की चीजों का सबका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो ये इनके अंदर की लड़ाई जो है, वो अंदर की लड़ाई जो है और निकल के सड़क पे आ रही है, और ये लड़ाई सड़क पे ला करके समाज को और ज्यादा विभाजित करना चाहते हैं। अब इससे जो इनका किसी का भला हो या नहीं हो, समाज का निश्चित तौर पर नुकसान होगा, और हो रहा है समाज का नुकसान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाषण दे रहे थे उत्तराखंड में, लेकिन बहुत चालाकी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हुए जो असली बात कह रहे थे उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लोगों की यह मानसिकता बन गई है कि जो सरकार करेगी उसी से हमारा सब कुछ होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि आप जो 7.5 साल में सरकार से उम्मीदें लगाए हुए थे वो आपको नहीं लगानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसमें जो लोग मरे थे वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि आपकी गलती थी। आप सोचते थे कि सरकार जो है वो अस्पताल बनाएगी, आप सोचते थे सरकार गैस ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम करेगी, आप सोचते थे कि सरकार जो डॉक्टरों का इंतजाम करेगी। ये आपकी गलती थी, इसीलिए आप मरे हैं। इसलिए आप सरकार के ऊपर कोई भरोसा मत रखिए। सरकार जो है वो अपने पूंजीपति मित्रों का सेवा करने के लिए है, जनता के काम करने के लिए सरकार नहीं है, और जनता को सरकार से ये सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। असली जो संदेश था प्रधानमंत्री का पूरे भाषण का वो ये था, ना पिछली सरकारों को कोसना था, ना कुछ और था, ना कोई राजनीति के अंदर शुचिता की बात करना था, ना कोई ये कहना था कि वो राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बहुत चिंतित हो गए हैं। और जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में राजनीति में बहुत ह्रास हुआ है, गरिमा जो है खत्म हुई है राजनीति में, और बहुत सी चीजें खराबियां आ गई हैं, उन 70 सालों में 7.5 साल प्रधानमंत्री के भी हैं, और मुझे लगता है कि इतने ही शायद जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी हैं। तो इन 70 सालों में देश की राजनीति को पटरी से उतारने का और देश की राजनीति को खराब करने का कितना योगदान भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रधानमंत्रियों का है, मुझे लगता है कि इससे भी आदरणीय प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को प्रकाश अवश्य डालना चाहिए था। इस पे भी सोचना चाहिए, और खैर राजनीति के हिसाब से होती है, और सब अपने अंदाज में अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में थे, उत्तराखंड में, और अब उनकी यात्राएं चाहे उत्तराखंड की हों चाहे उत्तर प्रदेश की हों, उत्तर प्रदेश की यात्राएं ज़्यादा होंगी क्योंकि 403 सीटें हैं, और इन 403 सीटों
पर जीत के लिए, अब पिछली बार आप याद कीजिए कि 312 सीटें अकेले अपने दम पर बीजेपी लेकर के आई थी, और अब जो है वो फिर से 300 के पार का दावा कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से चूंकि बुशरा जी को जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी से एक कमेंट और लूंगा आपसे, और फिर तो बुशरा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है उसमें जो बीजेपी का जो अपना अंदाज है, उसके साथ साथ अभी आप बता भी रही थी कि बुंदेलखंड में जिस प्रकार भीड़ लगी हुई है, और कल की भी हमने भी दिखाया था अखिलेश यादव जब बुंदेलखंड में थे, झांसी में थे, तो जबरदस्त भीड़ थी वहां पर। अखिलेश यादव की राजनीति जो है वो अगर 5 साल पहले की देखें तो विकास के नाम पर वो अगर चुनाव जीत करके कोई आता तो कहा जाता है कि अगर विकास के नाम पर ही चुनाव होता अगर और जीते जाते तो अखिलेश यादव हारते नहीं। लेकिन इस बार क्या उसी विकास को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव? उनकी राजनीति थोड़ा सा समझाइए। और साथ में अखिलेश यादव ने एक बात और कही है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार जीती हैं, ममता बनर्जी का कुल मिलाकर नाम लिया है उन्होंने, अखिलेश यादव ने, कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया वैसे ही यहां समाजवादी पार्टी हराएगी, पहली बात। दूसरी बात ये, कांग्रेस जीरो आएगी, कांग्रेस के पास कोई सीटें नहीं आएंगी। तो अखिलेश की राजनीति इस वक्त क्या कुछ कहती है, क्या देखती हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति जो है उसमें किस तरह का बदलाव है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी हैं, वो हाथ में वो गदा लेते हैं, और बिना गदा के कोई भी रथ यात्रा आप ये देखें कि उनकी पूरी नहीं हो रही है। ये आप बदलाव देखें। जब वो मुस्लिम अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो लिखते हैं अपने ट्वीट में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो नहीं लिखते हैं, मुस्लिम नाम उसमें से हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया है। उनको ये लगता है कि वो कहाँ जाएगा, उसको जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही आएगा। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं अगर उत्तर प्रदेश की अभी हाल की सियासत को, तो अगर सबसे मजबूत कंटेंडर के तौर पर भी देखते हैं तो वो समाजवादी पार्टी सामने नजर आती है। कांग्रेस अपनी जमीन वहां तलाश रही है, बहुत मजबूती से तलाश रही है, लेकिन हम ये कहें कि वो अभी 2022 में कोई कमाल कर पाएगी तो ये कहना अभी मुश्किल होगा। या दूसरी जो पार्टियां हैं, बीएसपी की बात करते हैं, वो तो लग रहा है कि खारे हुए की तरह लड़ रही है, उनको कोई शायद उस तरह से फाइट में देख भी नहीं रहा है अभी फिलहाल। दूसरे दल असदुद्दीन ओवैसी की जो है एंट्री उसमें हुई है, या फिर दूसरे छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव उनके साथ जुड़कर वो चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच राजीव जी हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एक राष्ट्रीय तौर पर अगर हम एक ओपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें हम कांग्रेस को नहीं हटा सकते हैं। अभी भी बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो अभी भी कांग्रेस ही है। और यही वजह है कि जो कोई भी कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस को हटाने, या कांग्रेस सोती हुई पार्टी है या उनके बस का कुछ नहीं रहा है, वो जो भी कोई इस तरह की बात करता हुआ नजर आता है, बीजेपी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। अभी आप ये देखें, ये वही ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी के जो कुछ ए कैटेगरी के जो उनके नेता हैं, चाहे डेरेक ओब्रायन की बात करें, महुआ मित्रा की हम बात करें, उन्होंने किस तरह से अडानी को लेकर उनको टारगेट करते हुए किस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किए हैं वो सबके सामने हैं। और आज उन्हीं के साथ जो है ममता बनर्जी की जो पिक्चर है वो वायरल होती है। राहुल गांधी की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस में भी आपको फर्क समझना होगा। अभी के अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो आप ये देखें कि आरएसएस और बीजेपी का एक साथ अगर कोई नाम लेता है, कोई एक लीडर है तो वो राहुल गांधी है। अगर आप ये देखें कि मुनव्वर फारूकी जो जैसे कमेडियन, उनको अगर टारगेट किया जाता है, उसको लेकर और कोई ट्वीट करता है तो राहुल गांधी हैं। सीएनआरसी की जब हम बात करते हैं और उन लोगों के साथ अगर यहाँ पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होती हैं। सीएनआरसी को लेकर उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से युवाओं पर जुल्म हुए उसकी अगर किसी ने बात की तो प्रियंका गांधी ने बात की। आपको कांग्रेस से बहुत सारे ऐतराजात हो सकते हैं और बहुत सारी आप बातें कह सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्रूनी कैपिटलिज्म की बात जो है वो राहुल गांधी बात करते हुए नजर आते हैं। आप ये देखें कि हम दो हमारे दो, उनकी बात सबसे ज्यादा किसने की? राहुल गांधी ने की, अडानी और अंबानी। तो एक तरफ तो ममता बनर्जी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की बात करती हैं
और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करती हैं और दूसरी तरफ अडानी के साथ जो है हाथ मिलाती हुई नजर आती हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? एक तरह से आप ये देखें कि अभी कुछ दिनों में ही ममता बनर्जी के भी एक तरह से मुखौटा जो है वो धीरे धीरे उतरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे हमने अरविंद केजरीवाल का भी देखा था। अरविंद केजरीवाल अब देखें आप, उसी वहां की वो यात्रा करवाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने कहा था कि ऐसे स्थल पर कैसे मंदिर बनाया जा सकता है जहां पहले से किसी की इबादत गाह हो, उसको तोड़कर। और अब आप ये देखिए 2014 से 2021 में किस तरह से वो बदल गए हैं। ऐसे ही सेम आप ये देखिए कि अखिलेश यादव की सियासत भी बहुत ज्यादा बदली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, चाहे वो रथ यात्रा, चाहे वो गदा, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है बल्कि एक मैसेज है। कहीं ना कहीं वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है उसकी तरफ जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं जो असहजता है जो मुसलमानों के मुद्दों की बात को लेकर, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगी राजीव जी कि एक जो नैरेटिव बीजेपी बनाती है उसमें कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं वो फंसते हुए जरूर नजर आते हैं। और जो वो एक पत्ता फेंकती है, उसी वो जाल जो बिछाती है, उसी में कहीं ना कहीं फंसकर उसी पे जवाब और सवाल उसी में फंसती हुई नजर आती है। मैं ये जरूर कहूंगी कि अखिलेश यादव युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं, अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप दिया था और आज ये देखिए उसी से युवाओं को रोजगार मिला है, आगे बढ़े हैं। लेकिन वही अखिलेश यादव रथ यात्रा भी निकालते हैं, वही अखिलेश यादव हाथ में गदा भी लेते हैं, और वही अखिलेश यादव मुसलमानों से परहेज करते हुए भी नजर आते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रही हैं और इन बारीकियों को समझने की जरूरत है। राजकुमार सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गणेश जी आपसे समझना चाहूंगा कि जब ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे आने वाले समय में, और यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति जो पिच की बात अभी कर रही थी हमारी साथी बुशरा खानम, उसी पिच की बात समझना चाहूंगा कि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ या कहें तो पूरी की पूरी आरएसएस और भाजपा साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ते हैं हमेशा वो हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी हैं। प्रियंका गांधी की पिच एक अलग दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी महिलाओं की बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर रही हैं और महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दलितों और वंचितों के बीच जाकर के इनके ऊपर अगर पिछले 2 साल में, खासकर 2019 के बाद जब से उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में आई है, तब से देख रहे हैं कि वो हर उन जगहों पे पहुंच रही हैं जहां उत्तर प्रदेश में वंचित समाज के साथ, खासकर जो गरीब तबका है उनके साथ, खासकर जो जातियां होती हैं उस पर अपना दुख प्रकट करने के लिए, सहानुभूति के लिए पहुंचती हैं। तो क्या अलग अलग पिच दिखाई दे रहा है यहां पर अगर कांग्रेस की बात करें तब, या जो भाजपा हमेशा जिस पिच पे अभी तक बैटिंग करती आई है, जो पिच तैयार करती आई है, उसी पर बाकी दल भी, और खासकर अखिलेश यादव चाहे मायावती की बात कर लें, ये सब उसी के पीछे पीछे लगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस पिच को, किस ढंग की पिच को आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, और साथ में उत्तराखंड भी ले लें जहां 2 प्रमुख दल हैं, भाजपा सत्तारूढ़ है, कांग्रेस सत्ता से उसे बाहर करने की जुगत में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी भी वहां अपनी कोशिश कर रही है। तो दोनों प्रदेशों में अगर देखें तो क्या देखते हैं, क्या नजर आता है? राजीव जी, अभी आपने बुशरा जी को सुना, उन्होंने कुछ और मुझ पर बात करी है। उनसे इतर अगर आप यहाँ देखें, उत्तराखंड आप देखें, उत्तराखंड में करीब 21 साल का उत्तराखंड हो गया है, और इस 21 साल में 12 साल बीजेपी ने राज किया है। जो मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे थे राज्य गठन से पहले के जो मुद्दे थे और राज्य गठन के बाद जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। आज तक गैरसैंण को हम राजधानी घोषित नहीं कर पाए हैं, राजधानी का इश्यू ऐसी है। उत्तर प्रदेश के साथ संपत्तियों का बंटवारा है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। कर्मचारियों की वही बात है, अधिकारियों की बात वही है। जो बेरोजगारी है, हम पिछली जब चर्चा कर रहे थे कि बेरोजगारी हमारा उत्तराखंड टॉप मोस्ट राज्य चला गया है, हम 23% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा हो चुके हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये राजनीति का खेल है, बिछाना है, उसमें बैटिंग करनी है और उसमें बॉलिंग भी होगी। स्थायी तौर पर अकेले तो कुछ होना नहीं है। तो आपने देखा आपकी जो जनसभा थी, उस सभा के करीब 20-25 मिनट लोग जाने लगे थे।
और ये भी लोगों की समझ में आ रहा है कि मोदी जी कितना सही कह रहे हैं, कितना वो राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, कितना वो प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके यही आप उत्तर प्रदेश के साथ भी देखें, हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि करीब 30 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अभी लंबा वनवास हो गया कांग्रेस को लगता है कि जो 2007 में बीजेपी सत्ता में आई है वो उसके लिए भी कोई करिश्मा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक इक्वेशन है, वहां की जो जातिगत स्थितियां हैं, वो तमाम चीजें इतनी ज्यादा जटिल हैं, इसमें कांग्रेस के लिए हम कोई बहुत ज्यादा चमत्कार कांग्रेस के लोग आए तो हम कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों को लेके, प्रियंका जी जिन मुद्दों को लेके चल रही हैं, या अखिलेश जी जिन मुद्दों को लेके चल रहे हैं, बसपा जिन मुद्दों चल रही है, उनकी अपनी सियासत है। जाहिर है राजनीति से चुनाव नजदीक आएगा, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद आपको ये राजनीतिक शाम और तेज दिखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छन के जो चीजें आ रही है, जो हम समझ रहे हैं या जो सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं, उनमें ही लगता है कि मुख्य संघर्ष बसपा के बीच में होगा। कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं, लेकिन ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें कांग्रेस अभी उतनी आक्रामक नहीं दिख रही है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर बात करें, ममता बनर्जी ये हाल का दौरा अगर देखें, मुंबई से लेके यहाँ तक उनके तमाम बयानों को अगर आप देखें तो मतलब कांग्रेस तो उन्होंने एक तरह से मतलब ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस आक्रामक नहीं दिख रही है, अपोजिशन की मजबूत अपोजिशन की का रोल अदा नहीं कर पा रही है। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति कुछ बदली है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ हरीश रावत बीजेपी को पूरी तरह से घेर रहे हैं, मुद्दों का ला रहे हैं। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कहीं का भी मुद्दा हो, वो कहीं उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए देखना होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो राजनीति वो बहुत तेजी से करवट बदलेगी। कई चीजें होंगी, कई चीजें बदलेंगी। इनको आप और हम सब देखते रहेंगे और विमर्श करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं गणेश पाठक जी, और वहां बहुत सारी चीजें बदलेंगी जैसा बता रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये तीन प्रमुख राज्य, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और उत्तर के चुनाव हैं, उत्तर के प्रदेश हैं ये तीनों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब हैं। पंजाब को भी आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। तीनों प्रदेशों में किसानों के आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं बातें तो हो ही रही हैं। उत्तराखंड का तराई जो पार्ट है, तराई वाला पार्ट जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां के लोग कहते हैं कि किसानों के आंदोलन का असर वहां भी पड़ रहा है। पंजाब में भी किसानों के आंदोलन का असर है। क्या देखते हैं अगर किसानों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहा, तीनों काले कानून जो कहते थे ये, जिसे वापस लोग इन्होंने बीजेपी ने उसे वापस ले लिया है, लेकिन उसके बाद अब अगर ऐसे ही एमएसपी को लेकर के भी किसान आंदोलनरत रहे तो इसका प्रभाव क्या आने वाले चुनाव पर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक पड़ेगा, या चूंकि तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? क्या किस रूप में देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, एक तो मैं पहले दूसरा खानम जी ने जो मेरी बात गलत समझी, मैं उसके बारे में एक लाइन में कह दूं कि मैंने ये कतई नहीं कि आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए सरकार से, लेकिन हमारी याददाश्त इतनी छोटी नहीं, छोटी आकर के ये राजनीतिक दल छलावा करते हैं। उनको मालूम है कि 5 साल इनको लगा, मेरी कारगुजारी बुला दी जाएगी, अगली बार मेरी बारी आ जाएगी। दूसरी बात, जहां तक विकास की बात है, मैंने तब भी ये स्पष्ट किया था कि जो लोग विकास का काम है, घोषणाओं के मुताबिक वायदे पूरे करते हैं, उनको ढूंढ करके गढ़ करके मुद्दे नहीं निकालने पड़ते लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए। अगर वो जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब सरकारों ने काम नहीं किया। आपने चंद महीने में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल दिए, उत्तर प्रदेश बदलते रह गए। लेकिन 6 महीने की आवाज बार-बार चली जा रही है। क्या करता है मतदाता को सब पता है। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, बीजेपी बुरी तरह हारी। और जहां तक ये बात है कि विकास के नाम पर अगर चुनाव होता है तो वोट नहीं मिलता, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप उड़ीसा के एक उदाहरण दे लें, नवीन पटनायक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हरा के लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये मान लेना कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन मुझे लगता है जारी रहेगा, लेकिन शायद उस तेवर के साथ नहीं रहेगा। बड़ा मुद्दा हल हो गया है, 2 मुद्दे बाकी हैं। एक है एमएसपी का,
दूसरा है जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनकी, और तीसरा मुद्दा जो बताया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट। इसका असर जरूर पड़ेगा, पंजाब में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, उत्तराखंड में भी पड़ेगा, लेकिन क्या उस ये सबसे अहम सवाल होगा। पंजाब में मता के, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की हुई राजकुमार जी की आवाज कैप्टन सिंह ने अलग पार्टी आई, वो जाके बीजेपी के साथ। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा इन्हीं सवालों के साथ। अमलेंदु जी, क्या किसानों का मुद्दा जो है, क्योंकि राजकुमार जी कह रहे हैं आवाज बार बार टूट रही है, शायद ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए, आप इसको किस रूप में देखते हैं अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, ठीक है कि किसानों का आंदोलन जो है, मतलब उनकी जो उनकी मांग मतलब क्या थी, वो तो सरकार लेकर के आई थी, कानून सरकार ने वापस लिए हैं। तो लेकिन फिर भी आंदोलन जिसपे शुरू, मतलब एक तरीके से शुरू क्या हुआ, बल्कि जिसपे आंदोलन तेज हुआ, वो 3 मांगे थी, वो सरकार जो थी वो उस पर झुकी है एक तरीके से, उसको उसने वापस दिया है। लेकिन इसके साथ ये समझ लेना कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया, या किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई, या किसानों की समस्याओं का हल हो गया, मुझे लगता है कि ये शायद सही चीज नहीं है। और सरकार इस तरीके की नैरेटिव करने की कोशिश कर सकती है कि किसानों की समस्याएं हल हो गई और जो किसानों की मांगे थी वो हमने मान ली और सब अब कोई समस्या नहीं रही। लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं वो यथावत है। किसानों की समस्याएं जो है वो जैसे एमएसपी की है, तो बड़ी मांग है, और वो तो पहले आंदोलन उसी पे चल रहा था। मतलब जो राज्यों में भी जो आंदोलन रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, उनमें एमएसपी एक बड़ा मुद्दा रहा है। खाद की बढ़ोतरी जो है, खाद के दामों की बढ़ोतरी और पेस्टिसाइड्स के दामों की बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इन पे बड़े आंदोलन हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि इस आंदोलन से पहले, जो किसानों के आंदोलन से पहले, महाराष्ट्र में लंबी जो थी वो किसानों की रैलियां हुई और पैदल मार्च कई 100 किलोमीटर के निकले। और जब वहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी वो भी झुकी इन किसानों के सामने, और मुंबई तक जो थे किसान पहुंचे फिर समझौते हुए। तमिलनाडु में हमने किसानों का आंदोलन देखा, वो भी सब आंदोलन हमने देखे। तो किसानों की समस्याएं तो यथावत है, ऐसा नहीं कि किसानों की समस्याओं का हल हो गया हो, क्योंकि जो समस्या सरकार ने पैदा की थी, जो समस्या सरकार की पैदा की हुई थी, और जिसपे ये संदेश जा रहा था कि ये सरकार जो है जबरदस्त तरीके से किसान विरोधी और कॉर्पोरेट की मित्र है, और प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर के आए रहे हैं, तो ये संदेश चला गया था। इस संदेश की वजह से जो सरकार को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो नुकसान हो सकता है, इस संदेश को रोकने के लिए जो ये 3 कानून जो है वो वापस लिए गए हैं। कुछ सदिच्छा में ले लिए गए हों, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया अपना वापस लेते हुए, और सदन में कार्रवाई जो हुई है, जो हालांकि बात तो हुई नहीं, कोई बहस तो हुई सदन में वापस लेते हुए, लेकिन जो ड्राफ्ट पेश किया गया बिल को वापस लेने के लिए, उसमें भी इन कानूनों की प्रशंसा की गई। यानी ये सरकार आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कानून जो लेकर के आई थी वो गलत थे। वो अभी भी ये कह रही है कि कानून तो अच्छे थे, हम लोगों को समझा नहीं पाए, वो भी कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार का मंशा जो है, उसका मंतव्य जो है वो एकदम से स्पष्ट है कि वो इन कानूनों के पीछे खड़ी हुई है। और जैसा कि साक्षी महाराज का और कलराज मिश्र के दोनों के जो है बयान आ चुके हैं कि जब हम पावर में आएंगे, मतलब जब समझा लेंगे लोगों तो ये कानून से वापस आ सकते हैं। तो ये संदेश एक अभी भी किसानों के बीच में है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसान अगर मान लीजिए दिल्ली के बॉर्डर खाली करके चले भी जाते हैं, किसान आंदोलन का स्वरूप भी बदल जाता है, उसके बाद भी किसानों की नाराजगी वो किस तरीके से कम हो जाएगी। अब जहां तक सवाल ये है कि किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा कि नहीं देगा, तो देखिए किसान जो है स्वयं में कोई एक ठोस वोट बैंक नहीं है। किसान भी जो है वो जातियों में, धर्म में, हर तरीके से बटा हुआ है। लेकिन इस किसान आंदोलन ने देश में बड़े हिस्से में किसानों के अंदर ये भावना पैदा कर दी है कि वो पहले किसान है, उसके बाद वो हिंदू, मुसलमान और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर सब कुछ है। तो इस 1 साल की इस किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आप ये समझ सकते हैं, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए सबसे बड़ी चोट है कि जो किसानों को जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे विभाजित करके जो अपने पाले में एक बड़ा वोट बैंक ले जाती थी, आज वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। और तमाम विभाजनकारी भाषणों, नीतियों सबके बावजूद जो है समाज को उस तरीके से विभाजित नहीं कर पा रही है। ये इस किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, उपलब्धि है। तो इसलिए जो है किसान जो है कल तक भले ही एक वोट बैंक ना रहा हो,
और जाहिर सी बात है कि अगर किसान कल तक एक वोट बैंक रहा होता तो तमाम सरकारों ने, इसी सरकार ने नहीं, पिछली भी जो और जो सरकारें रही उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत काम किए होते जो कि नहीं किए गए। लेकिन अब किसान चूंकि एक वोट बैंक में और एक दबावकारी समूह के रूप में बन चुका है। मतलब जो सिविल सोसाइटी जिसको कहा जाता था कि ये सरकार पे दबाव बनाती है, माहौल बनाती है, एजेंडे तय करती है, आज किसान जो है वो उस भूमिका में आ चुका है और सिविल सोसाइटी से ज्यादा ताकतवर जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने में और राजनीति का, देश की राजनीति का एजेंडा तय करने की भूमिका में आज किसान आ चुका है। और उसने ये तय दिखा भी दिया है और देश की राजनीति का एजेंडा तय कर भी दिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है इस किसान आंदोलन से डर लगने लगा है, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं। और डबल इंजन की सरकारें हो चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकारें हो, जाहिर सी बात है कि डबल इंजन तब लगता है जब एक इंजन जो है वो गाड़ी को खींचने में या तो नाकाम हो रहा हो या फेल हो रहा हो, तब पीछे से जो धक्का लगाने के लिए लगाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जब बार डबल इंजन की बातें करते हैं तो ये साफ कह देते हैं कि एक इंजन जो है चूंकि बेकार है, वो चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, इसलिए पीछे से दूसरा इंजन जो है वो धक्का लगाने के लिए लगाया जा रहा है। तो इस डबल इंजन की सरकारों में क्या चर्चा की जाए जिसको प्रधानमंत्री स्वयं जो हर जगह जाकर के कहते हैं कि एक इंजन जो है बेकार है, तभी दूसरा इंजन जिसमें धक्का लगाने के लिए लगाया जा रहा है। तो कहते हैं ये धक्का पलट गाड़ी जो है, मुझे लगता है कि जनता जो है वो इसमें अब धक्का लगाने के लिए ठीक से तैयार बैठी है कि बहुत हो गया महाराज, अब जनता के सवालों में बात होगी। अब ये जिन्ना, मुसलमान, लुंगी और जालीदार टोपी, इनसे काम चलने वाला नहीं है। रोजी रोटी, रोजगार और स्वास्थ्य के मसले पे बात कीजिए, इन्हीं पे जो है बात होनी चाहिए और देश की राजनीति के एजेंडे यहीं से तय होंगे। जी राजीव जी, देश की राजनीति के एजेंडे यहीं से तय होंगे और बहुत ये तमाम जो बातें हैं, खासकर ऐसी बातें, ऐसे शब्द जो गढ़े जा रहे हैं। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में भी, 2017 के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान से लेकर के क्या बातें नहीं हुई, और उन तमाम बातों के बीच और उनकी जितनी भी भर्त्सना अलग अलग ढंग से की गई वो भी सामने बातें थी। लेकिन उसके बाद वो जो चुनाव था, नोटबंदी के तत्काल बाद का चुनाव था, और सरकार ने का कहना था, यानी मोदी सरकार का कहना था कि नोटबंदी पर लेकर के, उसको लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर ये चुनाव ने मुहर लगा दी है। लेकिन अब आने वाले समय में बहुत सारी बातें इस बीच जो कहते हैं कि गंगा और यमुना में बहुत पानी अलग अलग ढंग से बह चुका है, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा और कैसे नैरेटिव सेट होंगे चुनाव में, कौन किस ढंग की पिच तैयार करेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होगा ही, और साथ में आप लोगों के लिए भी, तमाम दोस्त साथी जो आप जुड़ते हैं उनके लिए भी। और हमारे दो साथी खासकर राजकुमार सिंह जी और गणेश पाठक जी, इन दोनों की आवाज़ थोड़ी सी, राजकुमार जी मैं समझ सकता हूं कि बाहर ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए भी, लेकिन महत्वपूर्ण आप लोगों की बातें हैं जिसको और भी आने वाले समय में आप लोगों के विचार, आप लोगों की बातें हम सुनना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। लेकिन आज अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप तीनों से विदा चाहता हूं, आप तीनों को बहुत धन्यवाद देता हूं। राजकुमार सिंह जी, आप जुड़े और ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी आप जुड़े हमारे साथ में, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं गणेश पाठक जी आपको भी, कि आप भी जुड़े रहे और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने उत्तराखंड के आज के जो घटनाक्रम है उस पर आपने पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अमलेंदु जी आपको बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद बुशरा खानम जी को, आप जुड़ी और आपने अपने विचार बहुत ही साफ गोई के साथ यहाँ साझा किए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप तमाम दोस्तों को जो लोग जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और अंजलि रॉय मुखर्जी कह रहे हैं, का लिखना है कि यस प्लीज यूपी गिव चांस टू कांग्रेस। सुरेंद्र पांडे हैं जो कह रहे हैं ओनली प्रियंका गांधी। जावेद इकबाल लिख रहे हैं सबसे बड़ी पावर जनता की है, जनता की ही होती है, अगर एक साथ मिलकर कोई बात रखे। बिल्कुल सही, सब लोग मिलकर के अगर कोई बात रखे तो जनता से, जनता जनार्दन है, कहते ही हैं वही जनार्दन है जनता। तुषार शर्मा भी हमारे साथ में, उमेश जन्नू लिख रहे हैं, तुषार शर्मा लिख रहे हैं अब की बार प्रियंका दीदी। उमेश जन्नू लिख रहे हैं युवा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं उमेश जी। फिर ऐसे ही तमाम बहुत सारे साथी हैं। मोहन सिंह हैं, कह रहे हैं ऑल फार्मर सपोर्ट टू
कांग्रेस पार्टी इन यूपी इलेक्शन 2020। फिर द पोएट्री हाउस हैं, खेला होबे यूपी में, लिख रहे हैं जावेद, लिख रहे हैं जावेद इकबाल, शुक्रिया कमिल शेख भाई, लिख रहे हैं कमिल शेख को। और मोहन सिंह भी हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, लिख रहे हैं। तुषार भी हरिओम कह रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन चला वैसे ही नोटबंदी के समय लोगों को उठना चाहिए था, सभी के विचार अनमोल हैं। ये हरिओम जी का कहना है। तुषार शर्मा, असगर गोरी हमारे साथ है, कह रहे आज हमारे बीच विनोद दुआ नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, बहुत अच्छे इंसान थे, हमने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, अभी भी कर रहे हैं। कमिल शेख हमारे साथ हैं, जावेद इकबाल भाई जी शुक्रिया कह रहे हैं। फिर आहिस्ता शाम रेहान कह रहे हैं, अहतशाम रेहान कह रहे हैं ओनली कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ऐसे और भी कालू राणा, प्रियंका गांधी, मोहन सिंह भी हैं, आसिफ खान भी हमारे साथ में बने हुए हैं, मोहन सिंह, ओम प्रकाश कुमार भी हमारे साथ में हैं। ऐसे तमाम साथी, बहुत सारे दोस्त साथी जुड़े रहे हमारे साथ, अपनी बातों को रखते रहे आप सबको। और कुछ लोग और भी हैं जो ट्रूथ एंड फेयर लिख रहे हैं, भी हमारे साथ में हैं। शाहरुख सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े रहे, फिर AK भी हमारे साथ जुड़े रहे, उमेश जन्नू हमारे साथ जुड़े, बनवारी मीना रहे हमारे साथ में। तो तमाम दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल रविवार है, कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन परसों आपके सामने हम आएंगे और आप अपनी बातों को आप तक पहुंचाएंगे, कुछ खास खबरों के साथ, कुछ खास विश्लेषकों के साथ में। और आप कल हमारा प्रोग्राम घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिए। साहित्यकार BS गुंबर भी हमारे साथ बने हुए हैं, और S यादव भी हैं, और तुषार भी हैं, साजन देवरा भी हमारे साथ में हैं, कामिल भी हैं, और अंजलि रॉय मुखर्जी भी है, थैंक यू लिख रहे हैं, कालू राणा भी, अयूब अली भी हैं, और अब उमेश जानू भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम देखिए हमारा घूमता हुआ आईना, लेकिन परसों शाम 7 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। सोमवार शाम 7 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।